हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज राजन कुमार, योर सोशल साइंस फैकल्टी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दो लीडर्स के बारे में, एक तो व्लादिमीर लेनिन और दूसरा स्टालिन के बारे में। आपको याद होगा, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि कल लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर वो यही थे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। और दूसरा कौन सा किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? स्टालिन के बारे में। तो आज हम तीसरे लीडर के बारे में, सोवियत लीडर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। किनके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं निकिता क्रुश्चेव के बारे में। ठीक है। देखो, जो कि इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1894 में। 1894 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी? 1971 में, है ना? डेथ कब हुई थी? 1971 में। ठीक। निकिता क्रुश्चेव का जो बर्थ हुआ था वो 1894 में हुआ था और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1971 में हुई थी। अब चलो इनके बारे में कुछ देखते हैं, ये क्या थे। फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में निकल के आता है, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, ये क्या थे? लीडर थे किसके? सोवियत यूनियन के। इन जो ड्यूरेशन था इनका, जो जो टाइम पीरियड था वो कब का था? है 1953 से 1964। कब तक था? 1953 से 1964। ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये क्या थे? लीडर थे किसके? सोवियत यूनियन के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिनाउंस स्टालिन लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था इनका? डिनाउंस्ड स्टालिन स्टाइल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये निकिता क्रुश्चेव थे, जो स्टालिन की पॉलिसी थी, आपको याद होगा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, टेरर इन 1930s, है ना? तो ये क्या कहते थे? कहते थे कि जो स्टालिन का जो है लीडरशिप का जो स्टाइल था, जो इनके काम करने का तरीका था, वो क्या था? गलत था। तो ये क्या करते थे? उसकी आलोचना करते थे, उसको वो नापसंद करते थे। ठीक है ना? कौन? निकिता क्रुश्चेव। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, सजेस्टेड सजेस्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट। ठीक है। ये क्या सजेस्ट करते थे? ये सजेस्ट करते थे कि जो हमें जो वेस्ट के साथ कैसा रखना चाहिए, जो पीसफुल इनके साथ हमें जो है अपना संबंध बनाना चाहिए और पीसफुल तरीके से हमें रहना चाहिए। किसके साथ? वेस्ट के साथ। ठीक है। भाई यही तो मुद्दा था ना। आप देखो चैप्टर में जब जाओगे, आप इसको पढ़ोगे जब, तो आप देखे थे कि किसके किसके बीच में लड़ाई थी। हमने जब बर्लिन वॉल वाला पार्ट हमने देखा था, आपको याद होगा, इसको बर्लिन वॉल को क्या बोला जाता था? आपको याद होगा शायद, है ना? इसको क्या बोला जाता था? इट वॉज अ ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर एरा। ठीक है। आपने देखा था ना, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला मैंने आपको जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में इसको बताया था मैंने, ये वाला पार्ट क्या था? ईस्टर्न ब्लॉक था, है? या ब्लॉक कह लो या पार्ट कह लो। ठीक है। इस साइड वाला क्या था? वेस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट कह लो या फिर कह लो ब्लॉक। ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि भाई देखो, अभी हम क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक नए मतलब एक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो सिस्टम का डिफरेंस है, जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, वो रहे, बेशक रहे, लेकिन हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? को एग्जिस्ट करेंगे, है ना? किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा वॉर नहीं करेंगे हम, बल्कि क्या करेंगे? एक साथ जो है को एग्जिस्ट करेंगे। यही तो इस चैप्टर का थीम है ना? ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना? इसको हटाते हैं, अगला।
इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिविलियन इन हंगरी। ठीक है, हंगरी में क्या हुआ, एक रेविलियन हुआ था, उस रेविलियन को जो है सप्रेस करने में, सप्रेसिंग का मतलब हो गया दबाने में, ठीक है, उसे दबाने में जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन्वॉल्व रहे हैं, उसमें लगे रहे हैं, और इस रेविलियन को इन्होंने क्या किया था, कुचल दिया था, सप्रेस कर दिया था। ठीक है, फिर तो पॉइंट देखो क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इसको देखो, ये एक्चुअल में पार्ट है किसका, कोल्ड वार एरा का, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ये पे समझ लो क्या था। देखो, अगर हम एक मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यूएसए है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, यूएसएसआर है, ठीक है, इसी यूएसए के पास ही एक छोटा सा आइलैंड नेशन था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्यूबा। ठीक है, अभी हमने ये पॉइंट लिखा ना, देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, वो ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, अब जब ये 1962 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, यहाँ के कौन थे, प्रेसिडेंट थे ये अमेरिका के। और यूएसएसआर के कौन प्रेसिडेंट थे, ये निकिता क्रुश्चेव, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव। ठीक, और यहाँ पे जो क्यूबा में जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, फाइडल कैस्ट्रो। ठीक है, अब देखो क्या था, स्टार्टिंग में जो क्यूबा था ना, वो इसका सपोर्टर था, इसी का एक जो है अलाई था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा जो है यहाँ पे जो है मूवमेंट चलाया गया, जिसमें यूएसए जो है अपनी कुछ लोगों को ट्रेंड करके क्यूबा में जो है फाइडल कैस्ट्रो के जो पावरफुल जो इनका जो सत्ता थी, उसे उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को ट्रेंड करके क्यूबा में भेजने की कोशिश किया। लेकिन क्यूबन गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यूबन फोर्सेस ने उन सभी लोगों को हरा दिया। और जब ऐसा हुआ, तो ये जो है इसके अलायंस से निकल कर किसकी साइड चला गया, इसके साइड चला गया। ठीक है, जब ये इसके साइड चला गया, तो निकिता क्रुश्चेव क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे किसका, फाइडल कैस्ट्रो का। ठीक है, क्या करने लगे, ये सपोर्ट करने लगे किसका, फाइडल कैस्ट्रो का। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई, फाइडल कैस्ट्रो और निकिता क्रुश्चेव के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और इस दोस्ती का फायदा उठाते हुए ये जो निकिता क्रुश्चेव की टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, अपनी मिसाइलें लगा के दी यहाँ पे, लाकर कहाँ लगा दी, क्यूबा में लगा दी। ठीक है, अपनी मिसाइलें कहाँ लगा दी, क्यूबा में। जब क्यूबा में मिसाइलें लगी, तो इनको क्या होने लगा, यूएसए को डर लगने लगा। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो हमारे बॉर्डर के पास आ गए हैं, है ना, और यहाँ से मिसाइल फायर करेंगे तो हमारा क्या बहुत ज्यादा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा, वो भी न्यूक्लियर मिसाइलें थी। ठीक है, तो वर्ल्ड पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुका था, है ना, 2 विश्व युद्ध का सामना कर चुका था, और जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, जितना भी नुकसान हुआ था, उस नुकसान की जो है भरपाई करना बहुत संभव नहीं था। ठीक है ना, तो ये नहीं चाहते थे दोनों ही लीडर, जो जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव, ये नहीं चाहते थे कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो तीसरा वर्ल्ड वॉर देखे। ठीक है, अच्छा देखो, आप देखोगे कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था 1945 में, तो वहां पे 2 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, है ना, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे, फैटमैन और लिटिल मैन और फैटमैन। ठीक है, 1500 किलो टन का था, और दूसरा 2500 किलो टन का था, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। तो आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी का उन बमों से क्या हाल हुआ था। ठीक है, और ये जब की बात हो रही है, 1962 की बात हो रही है। ठीक है, लगभग 16 साल के आसपास की बात हो रही है ये, 15-16 साल के बाद की बात हो रही है। तो इस वक्त तक देखो, ये भी न्यूक्लियर कंट्री था। ठीक है, और ये भी क्या हो गया था, न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गया था। इसके पास भी क्या आ गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था ये भी। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में सोचो, अगर ये कहीं वॉर में कन्वर्ट होता, तो कितना ज्यादा नुकसान होता। तो इस नुकसान से बचाने के लिए, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए, इन लोगों ने क्या किया, कुछ सीक्रेट मीटिंग की। और इस सीक्रेट मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि जो यूएसएसआर है, वो अपनी मिसाइलों को यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाएगा, अपने आप वापस ले जाएगा। ठीक है, और जब ये इन्होंने किया, तो इसी के लिए जो है इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किसका, पीस का। इसी के लिए इन्होंने क्या किया था, इसी के लिए उनको जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या था, 7th पॉइंट, क्या हुआ था जब ये बने लीडर, तो इन्होंने क्या किया, चूंकि आपको पता है यहाँ पे इसका विरोध कर रहे थे, स्टालिन के बारे में आपको पता है, आपकी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो किस तरह के थे वो लीडर, है ना, लाखों लोगों को मरवा दिया, जो उनके खिलाफ थे, उनके जो डिसीजन के खिलाफ जाते थे, है ना, हजारों लोगों को मरवा दिया था। तो यहाँ से लोग तंग आ चुके थे स्टालिन के सिस्टम से। लेकिन जब ये बने निकिता क्रुश्चेव, तो उसी में उन्होंने क्या किया था, रिफॉर्म किया था। ठीक है, तो ये थे निकिता क्रुश्चेव के बारे में कुछ डिटेल्ड। ठीक है, अब आगे चलो, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इस चैप्टर का जो है 3rd पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बोर्ड
एग्जाम ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो ये आपकी बुक में पॉइंट भी है। देखो ये थर्ड पॉइंट है। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था, सोवियत सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, सोवियत सिस्टम, यही पढ़ा था ना। सेकेंड पॉइंट कौन सा था, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, है ना। ये दो पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने तीन लीडर के बारे में भी बात कर लिया। किसके किसके बारे में, व्लादिमीर लेनिन, है ना, उसके बाद जोसेफ स्टालिन, और थर्ड आज हम लोगों ने किया निकिता खुश्चेव के बारे में। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है व्हाई डिड, ये क्वेश्चन है समझ लो। ठीक है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, है ना। क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, बिल्कुल सेम एज इट इज यही जो है क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, और उसको बाद में एक्सप्लेन किया है। तो व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सोवियत यूनियन जो है क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग वाला वीडियो देखेंगे फर्स्ट पार्ट वाला, तो हम लोगों ने वहाँ पे सिस्टम के बारे में बात किया था और कुछ ड्रॉबैक के बारे में बात किया था। एक बार आप उसको रिकॉल करिएगा अपने माइंड में, अगर आपने वीडियो देखा है पूरा, आपको पढ़ा है, उसको लिखा है आपने, तो आपको याद आएगा। सबसे पहला पॉइंट निकल के आएगा, वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अंदर अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे निकल के आता है कि जो यहाँ की इसकी यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी। क्या हो गई थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का क्या मतलब है, बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझो एकदम ना के बराबर था। ठीक है, और जो भी इनका जो जीडीपी था, जो इनकी जीडीपी थी, जीडीपी का मैक्सिमम जो ये खर्च कहाँ करते थे, ठीक है, कहाँ पे खर्च करते थे, मेंटेन द मिलिट्री एंड आर्सेनल। ठीक है, मेंटेन करने में जो जीडीपी का, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था, आर्म रेस। ठीक है, आर्म्स रेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप अगर रिकॉल करोगे, मैंने बताया था उसमें कि जो है ये अपनी जीडीपी का या अपनी इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा खर्च कहाँ करते थे, अपनी मिलिट्री को बनाए रखने के लिए, वेपन्स के प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च करते थे। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया, एकदम रुक सा गया है ना। कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रही है, कोई बहुत ज्यादा सरकार को किसी प्रकार से जो कर वगैरह मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जो भी इनकी जीडीपी है वो कहाँ पे खर्च हो रही है, उसका मैक्सिमम हिस्सा इनकी जो है आर्मी को मेंटेन करने में, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर आर्सनल या आर्सनल बनाने में जो है इनका खर्च हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखो इसी के अंदर है, सैटेलाइट स्टेट। ठीक है, अब क्या था, अब अगर हम सैटेलाइट स्टेट की बात करें, देखो जो यूएसएसआर था वो अकेला तो था नहीं, क्या था ये, 15 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको, शायद आप पहला चैप्टर पढ़े थे कोल्ड वॉर एरा वाला, तो शायद आपको याद होता कि जो यूएसएसआर था इसने अपने जो अलाइज थे, जो सैटेलाइट स्टेट थे, उनके साथ एक क्या किया था, पैक्ट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वारसा पैक्ट। ठीक है, कब किया था ये, 1955 में। ठीक है, तो इस वारसा पैक्ट के थ्रू क्या करता था ये, जो नए नए देश थे ना, जो इंडिपेंडेंट हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये अपने साइड मिलाने की कोशिश करता था, है ना। जो सैटेलाइट स्टेट थे उनको भी तो मेंटेन करना था ना भाई, उनको भी बनाए रखना था, उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना था, उनकी भी जो नीड्स थी उनको भी पूरा करना जरूरी था। ठीक जैसे इसने यूएसएसआर ने क्या किया था, वारसा पैक्ट किया था, ठीक इसी प्रकार से यूएसए ने क्या किया था, नाटो। आपने अभी भी सुना होगा नाटो का कई बार न्यूज में नाम,
है ना। तो नाटो अभी इसकी जो है प्रेजेंट टाइम में इसके जो कंट्रीज की जो नंबर है ये तो खत्म हो गया, जैसे कोल्ड वार खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो गया, लेकिन नाटो अभी भी बना हुआ है। इसके कंट्रीज कितने हैं इसमें, 32 कंट्रीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो यही कह रहे हैं कि जो जो सेकंड पॉइंट था इसका, जो सैटेलाइट स्टेट थे उनको भी बनाए रखना जरूरी था, अलाइज बनाना जरूरी था। अगर अलाइज रहेंगे, आपके सपोर्टर्स रहेंगे, तो आप ज्यादा बड़ा दिखेंगे, ज्यादा पावरफुल दिखेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये दो जगह पे इनकी खर्च हो रहा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो क्या था। अब इसमें हमने इकोनॉमिक तो डिस्कस कर लिया, अब सेकंड क्या, पॉलिटिकल, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट मान लो, यहाँ पे एक कर लो ये वाला, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पॉलिटिकल वीकनेस। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या था, पॉलिटिकल वीकनेस के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो जो लोग थे, जो है जो यहाँ की जनता थी, वो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। पीपल जो क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा सफरिंग कर रही थी, है ना। पीपल्स जो यहाँ के थे वो क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स को सह रहे थे। अब याद करो, आपको जब मैंने आपको इकोनॉमिक सिस्टम बताया था, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया था। अब गवर्नमेंट ही क्या करती थी, इनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती थी, इनको एम्प्लॉयमेंट देती थी। और उस एम्प्लॉयमेंट जो वो करते थे, जो वो सर्विसेज देते थे, जो वो काम करते थे, उस काम के बदले में जो वेजेस मिलता था, उसका मतलब क्या था कि वेज के तौर पे उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर देना, है ना। रोटी कपड़ा मकान उनको दे देना, हेल्थ एजुकेशन की व्यवस्था उनको दे देना। ठीक है, इतना ही तक था। लेकिन अगर कभी मान लो कि कोई दिक्कत हो जाती है, कोई काम कराना होता है, तो इनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना करप्शन बहुत ज्यादा था। क्या था, करप्शन बहुत हाई लेवल पे था, है ना। करप्शन होने की वजह से जो ये यहाँ के जो लोग थे, वो क्या करते, बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या था कि अब देखो, मिस्टेक, ठीक है, ये चूंकि ऐसा सिस्टम था कि यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं था, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी। अब जो भी वो डिसीजन लेती थी, अब उन्हें ये बताने वाला नहीं था कि उनका डिसीजन क्या है, सही है कि गलत है। कई बार वो अपने डिसीजन के थ्रू क्या करते थे, मिस्टेक्स किया करते थे, है ना, गलत डिसीजन भी ले लेते थे, तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, है ना। जब कोई रोकने वाला नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उनके डिसीजन में क्या हो, पॉलिसी मेकिंग में क्या हो, बहुत सारी खामियां हो। उस खामियों का खामियाजा जो है किसको भुगतना पड़ रहा था, जो लोग थे उनको भुगतना पड़ रहा था, है कि नहीं, है। इनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं था, है ना। इनको जो है, जो ये मिस्टेक करते थे, उस मिस्टेक को जो है करेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, कह लो दूसरी तरीके से कह लो कि जो ये गवर्नमेंट थी, कौन सी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो अकाउंटेबल नहीं थी किसके लिए, पीपल के लिए, है ना। डज नॉट अकाउंटेबल फॉर पीपल, है ना। पीपल के लिए क्या थी, अकाउंटेबल नहीं थी। ये मरे चाहे जिए, उनको कोई लेना देना नहीं। इन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, चाहे फिर वो सही हो चाहे गलत हो। और अगर मान लो गलत भी है तो उसको सही करने वाला भी इनके पास कोई नहीं था। ठीक है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनती थी लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, इनको जो है इनके जो है डिसइंटीग्रेशन का कारण बन रहे थे। इसमें एक दो पॉइंट और हैं, देख लो। जैसे क्या था, अगर हम देखें लास्ट वाली वीडियो में, अगर पिछला वाला जो वीडियो देखा था आपने, तो हमने देखा था गोर्बाचेव ने दो रिफॉर्म किए थे, है ना। एक प्रेस्टोरिका और दूसरा क्या किया था, ग्लासनोस्ट किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, अपनी जो पूरा सिस्टम था, जो पूरी मार्केट थी, उसको क्या करके रखा था, क्लोज करके रखा था। ओपनेस नहीं थी, है ना। ओपनेस क्या थी, यहाँ पे नहीं थी। ओपनेस नहीं थी। अब ये जब मार्केट देखो, ओपनेस से क्या मतलब हो गया, ये कहते थे स्टार्टिंग में, है ना, स्टार्टिंग की बात करें अगर हम, तो ये क्या किए थे, अपनी पूरी मार्केट को, ठीक है, पूरी मार्केट को इन्होंने क्लोज करके रखा था। और शेयर किसके साथ करते थे, केवल अपने सैटेलाइट स्टेट के साथ। ठीक है, जो इनके ये 15 देश थे और जो बाकी जो अलाइज थे इनके, उनके साथ करते थे। अब आज का मॉडर्न कंसेप्ट देखो आप इंटर मार्केट का, तो क्या बन गया, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये वाला सिस्टम ये फॉलो ही नहीं करते थे, इन्होंने पूरी मार्केट को क्लोज करके रखा था। मिखाइल गोर्बाचेव यही तो वो कह रहे थे कि भाई हम रिफॉर्म्स के थ्रू जो है, ये जो ओपनेस है ना, इसको लाएंगे, है ना। ओपनेस लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेस्ट के साथ हम अपना रिलेशन अच्छा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ ग्रोथ करेगी। हमारे यहाँ पे जो वस्तुएं प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम वेस्ट की कंट्रीज में बेच सकेंगे। वहां पे जो कुछ बन रहा है उसे हम अपने देश में इंपोर्ट कर सकेंगे। यही तो गोर्बाचेव कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इक्का दुक्का लीडर ही जो है इस तरीके के रिफॉर्म्स की सपोर्ट करते थे, जबकि कम्युनिस्ट हार्डलाइनर थे, वो इस तरह के रिफॉर्म्स का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है ना।
तो ये ओपनेस नहीं थी यहाँ पर, है ना। पूरा जो सिस्टम था वो क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था। याद करिए आप, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम था पूरा, ठीक है। केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो क्या करती थी, डिसीजन लेती थी, दूसरा डिसीजन कोई लेने वाला था ही नहीं, है ना। केवल और केवल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही क्या करती थी, डिसीजन लेती थी। दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि डिसीजन को ले। इसलिए केवल और केवल सारी की सारी पावर किसके पास आ गई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पास आ गई थी, और वही केवल क्या करती थी, डिसीजन लेती थी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट देखो क्या है, नॉलेज ऑफ वेस्ट, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ, हम वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या बात किया था कि यूएसए जो है क्या है, ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है किसकी, वर्ल्ड की, है ना। पढ़ा था कि नहीं, बात किया था ना। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन थी, यूएसएसआर, यही पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था कि नहीं। और याद करो, एक तो ये दो पॉइंट याद करो, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया दोनों मिला के। दूसरा पॉइंट ये याद करो, जब हम बात कर रहे थे किसकी, मशीनरी की, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, टीन से लेकर कार तक ये प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, कौन, यूएसएसआर वाले, और यूएसएसआर, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी, जो एडवांसमेंट था, ये इनसे क्या था, पीछे था, इंफीरियर था, ठीक है। यूएसए वालों से क्या था, इनकी टेक्नोलॉजी और जो है जो नॉलेज थी, जो टेक्नोलॉजी थी, जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, क्वालिटी वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज, है ना, और टेक्नोलॉजी वाइज क्या थे, वो इंफीरियर थे। तो जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है ना, देखो यहीं से बन रहा है, ठीक है, नॉलेज ऑफ वेस्ट, है ना। अब जो जाहिर सी बात है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या करेगा, एडवांसमेंट करेगा ना भाई, उसके पास क्या होगा, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, है ना। इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यही सब था पॉइंट। अब देखो नॉलेज ऑफ वेस्ट में क्या था, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसके अंदर, इकोनॉमिक एडवांसमेंट। देखो अब ये क्या कहते थे, यूएसएसआर वाले क्या कहते थे, इनका एक जो है, एक तरह से समझ लो स्लोगन था, ठीक है। ये कहते थे कि सबसे अच्छा हम हैं, हमारी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा डेवलप कर रही है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सबसे अच्छा है ना। ये अपने आप को सुपीरियर बताया करते थे। लेकिन जब रिफॉर्म्स के बाद या थोड़ी बहुत जो है डेमोक्रेसी और आजादी के बाद लोगों की जो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह मिला, जब ये वेस्ट के थोड़ा कनेक्शन में आए, वहां की जो एडवांसमेंट के बारे में ये जानने लगे, तो उनको क्या हुआ, एक तरह का समझो क्या हुआ, अपनी जो लोग थे, जब लोगों को क्या हुआ, उनकी अपनी बैकवर्डनेस के बारे में पता चला, ठीक है, तो लोगों को क्या लगा, शौक लगा, है ना। लोगों को क्या लगा, शौक लगा। ठीक है। जब देखो यहाँ तक, अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये लोग क्या चिल्ला रहे थे कि हमारा सिस्टम अच्छा, सबसे अच्छा है, हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी डेवलप कर रही है, हमसे अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं है ना। आप अपने लोगों को जो, जैसे मान लो आज अगर हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इंडिया को जो है अपने आवाम के सामने, अपनी जनता के सामने क्या बताते हैं, अपना इनेमी बताते हैं। उनकी एजुकेशन सिस्टम भी आई थिंक वैसे ही कुछ होगा, है ना। इसीलिए वहां पे देखोगे कि बच्चे से पूछोगे तो इंडिया को दुश्मन बताते हैं। ठीक इसी तरीके से ये क्या कहते थे, अपने आप को इतना अच्छा बता देते थे कि लोग कभी भी दूसरे सिस्टम के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है, इस सिस्टम के बारे में सोचते ही नहीं थे, है ना। तो जब लोगों को ये पता चला कि भाई हम लोग क्या हैं, वो इनसे तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, है ना, इनसे बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं, है ना। जो ये राग अलापते थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इकोनॉमी हमारी अच्छी है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा, जब इसके बारे में पता चला तो इन लोगों को क्या लगा, शौक लगा। कैसा, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शौक, है ना। राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक इनके ऊपर क्या हुआ, एक तरह से समझ लो शौक हो गए ये लोग, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ वेस्ट, एक बार फिर से समझो, नॉलेज ऑफ वेस्ट, इसके अंदर जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट। जब यूएसएसआर में जो रहने वाले लोग थे, जो वहां की जनता थी, जो वहां के पीपल थे, उनको जब ये बात पता चली कि हम जो हैं, ठीक है, कौन, मतलब ये जो हैं,
बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं किसकी तुलना में, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं किसकी तुलना में, वेस्ट की तुलना में, है ना? अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की तुलना में ये क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या लगा, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक लगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? अपने पिछड़ेपन को देखकर उनको क्या लगा, बहुत झटका लगा। क्यों? क्योंकि उनको एक स्वप्न का जो है मतलब कंट्री बताया जाता था कि आप एक मतलब मान लो सपनों के देश में रहते हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ सारी सुविधाएँ हैं, आपका सिस्टम सबसे अच्छा है, आप सबसे बेस्ट सिस्टम में रह रहे हैं, वो जो उनका भ्रम था वो क्या हो गया, टूट गया। ये कारण था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या था, राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म, है ना? राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म, ठीक है? जो ये यूएसएसआर की 15 कंट्रीज़ थी, ठीक है? जिसमें आपका जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न यूरोप, ठीक है? और सेंट्रल एशियन, ठीक है? सेंट्रल एशियन कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ रही थी ना, जैसे-जैसे इनको थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट मिल रही थी, आज़ादी वाला इंडिपेंडेंट नहीं, जो लोगों को जो है बोलने की आज़ादी, चीज़ों को समझने की आज़ादी, ओपनेस हो गई थी ना, अब लोग बाहर के जो है जो इन्फॉर्मेशन होती थी, ये भी इनको अब मिलने लगी थी। तो जैसे-जैसे वो जो है वेस्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचती थी, तो इनके पास भी क्या हो गया, एक नेशनलिज़्म की फीलिंग जन्म ली, ठीक है? इनके मन में, यहाँ के लोगों के मन में, है ना? तो ये जो नेशनलिज़्म की फीलिंग थी, ये किस-किस कंट्री में आ रही थी देखो, यूक्रेन में आ रही थी, ठीक है? किसके अंदर आ रही थी? बेलारूस के अंदर आ रही थी, ठीक है? और इसके साथ ही साथ कौन-सी कंट्री थी? इसके साथ ही साथ जो है आपकी बाल्टिक रिपब्लिक, ठीक है? कौन? देखो बाल्टिक रिपब्लिक में ना 3 कंट्री हैं, लातविया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है? लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक कंट्री थी। यहाँ पे जो है आ रहा था क्या? नेशनलिज़्म, ठीक है? इसके पास आ रहा था, ये जो बाल्टिक रिपब्लिक थे, इसके अंदर 3 कंट्री थी, ठीक है? इन तीनों कंट्री में भी क्या आ रहा था, नेशनलिज़्म की फीलिंग आ रही थी। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत सारे जो है सिविलियन जो है क्राइसिस आया था यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे सिविल वॉर वगैरह हुए थे, ठीक है? उनके बारे में भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बुक में शायद लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है? इसके साथ ही साथ और कौन-कौन से देश थे? जॉर्जिया था, है ना? जॉर्जिया था, ये सभी देशों में क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो इन्होंने अपना अपना देश बनाने की डिमांड कर दी कि भाई हम क्या करेंगे, अपना देश बनाएंगे, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपना जो है सरकार होगी, हमारी चुनी हुई सरकार होगी, है ना? सोवरेनिटी की डिमांड करने लगे ये लोग, है ना? तो ये थर्ड पॉइंट था, इसकी वजह से भी क्या हो गया, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है? थर्ड पॉइंट तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा, है ना? जस्ट अपोजिट, ठीक है? अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, अभी आपने इधर जो देखा था जितना, वो यूरोपियन कंट्री थी जहाँ पे नेशनलिज्म क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, है ना? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है? इनके पास क्या था, बहुत ज्यादा जो है एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंस था, ठीक है? देखो, आयरनी का मतलब क्या था, जो ये सोवियत यूनियन के जो लीडर थे ना, इस सेंट्रल एशिया की जो एथनिक और रिलीजियस जो डिफरेंस था, इसको जब ये देखते थे, तो इनको लगता था कि सबसे पहले कौन भागेगा, ये सेंट्रल एशियन कंट्री भागेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा क्या है इनके बीच में, डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के चलते कभी भी जो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर थे स्टार्टिंग में, है ना? पॉलिसी मेकर थे, ये कभी भी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, ऐसा इनको लगता था, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या था, जस्ट उल्टा था, ठीक है? ये लोग कभी भी इससे अलग होना चाहते ही नहीं थे, चाहे बेशक कितना भी इनके बीच में डिफरेंस रहा हो, ठीक है? इस डिफरेंस के बाद भी ये लोग इससे क्या हो रहा था, अलग नहीं होना चाहते थे, ठीक है? साथ ही साथ में देखो, दूसरा कारण क्या था कि अगर हम बात करें, जब ये सोवियत सिस्टम के अंदर थे ये सारी कंट्री, तो जो सोवियत सिस्टम के अंदर जितने भी थे, चाहे रशिया कह लो, यूक्रेन, है ना, बेलारूस और ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट वाले जितनी भी कंट्रीज थी, इनके पास अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा खराब था एकदम, है ना? एकदम समझ लो पुअर, डेवलपमेंट के नाम पे क्या था, कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है ना?
डेवलपमेंट क्या था, लगभग एकदम लेस, सबसे एकदम मतलब ना के बराबर यहाँ का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जो यहाँ के ऑर्डिनरी लोग थे ना, उनको लगता था कि भाई हम सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ठीक है। जो यहाँ के ऑर्डिनरी पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, इनको क्या लगता था, ये लगता था इनको कि हम अगर सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, ठीक है, तो हम क्या हो गए, हम सबसे नजदीक हो गए, नियर टू या नियर फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। हम यूएसएसआर के क्या नजदीक हैं, तो हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, एक तरह से सिक्योरिटी भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ के लीडर क्या सोच रहे थे, नहीं ये लोग तो भाग जाएंगे निकल के, तो इनके साथ व्यवहार भी वैसे ही किया गया। आपको याद होगा, आप देखिए एक बार, एक पॉइंट आपने शायद सुना होगा, जब हमने कहा था कि सीआईएस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना सीआईएस का फॉर्मेशन। सीआईएस का जो स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे, बस 3 ही थे, ठीक है। एक रशिया था, यूक्रेन और बेलारूस, ये इसके 3 फाउंडिंग मेंबर थे। जब इन्हें पता चला, किनको, इन जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, इनको जब पता चला कि भाई इन तीनों ने मिलकर क्या कर लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, एक संगठन बना लिया है, तो इनको क्या लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा। बाद में जब इनको समझ में आया कि नहीं भाई, तो गलती हो गई, हम तो इनको पहले से ही जो है क्या कर दिए थे, अलग कर दिए थे, अवॉइड कर दिए थे अपने सिस्टम से, अब ये तो हमारे साथ ही रहना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको भी इसका जो है फाउंडिंग मेंबर बना दिया, किसका, सीआईएस का फाउंडिंग मेंबर बनाया। याद है ये सब चीजें, ठीक है, अगर आप याद करोगे तो ये सब रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो, जो ऑर्डिनरी लोग थे, इनको लगता था कि भाई हम यूएसएसआर के करीब हैं, ठीक है, और तो हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल समझो कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या था, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा, अगर इसी कॉस्ट की बात करें, ठीक है, आप देखोगे तो जो हमारे आज हम जिनकी बात करते हैं, जिन सेंट्रल एशियन कंट्री, इंडिया की जस्ट ऊपर वाली जितनी कंट्री ना, वो सब सेंट्रल एशियन कंट्री में है, ठीक है। चाहे वो चाहे आपका जो है किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, है ना, कजाकिस्तान हो, अर्मेनिया हो, है ना, किर्गिस्तान हो, इस सब के सब जो है क्या है, वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। अब अगर सही तरीके से देखोगे, आप थोड़ी सी ध्यान दोगे इन पे, तो आप देखोगे कि क्या इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, रिसोर्सेज खूब थे, ठीक है। और ये जो सोवियत यूनियन गवर्नमेंट थी या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो जो है यहाँ से क्या करती थी, इन रिसोर्सेज को निकाल लेती थी और अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती थी। और यहाँ पे क्या था, बिल्कुल भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। बदले में इनके रिसोर्सेज कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे निकल निकल के। तो इनकी जो कॉस्ट थी ना, जो ये कॉस्ट पे कर रहे थे, कौन, सेंट्रल एशियन कंट्री, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और डेवलपमेंट क्या था, बहुत ज्यादा कम था, है ना, लगभग ना के बराबर डेवलपमेंट था। लेकिन कॉस्ट ये क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पे कर रहे थे, किसके बदले में, इस डेवलपमेंट के बदले में, जो भी थी वहां पे, ठीक है। तो ये भी एक लोगों के मन में था, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होने लगी ना, तो यहाँ की जो कंट्रीज थी ना, जो सेंट्रल एशियन कंट्री, ये भी डिमांड करने लगी कि भाई हम क्या है, अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और किसके टच में जाना चाहते हैं, यूरोप के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं, ठीक है। यूरोप के साथ भी हम अपना रिलेशन क्या कहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार इसको फिर से देख लो। आयरनी, आयरनी का मतलब हो गया कि जो यहाँ के लीडर थे, जो जैसा वो सोच रहे थे, जस्ट उसके अपोजिट, है ना, जैसा वो सोच रहे थे, जस्ट उसके अपोजिट। ऐसा सोचने का कारण क्या था, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा इथनिक और रिलीजियस डिफरेंस था। हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्या था, रिलीजन को लेके, इनके एथनिसिटी को लेकर क्या था, अंतर पाया जाता था। तो जिसकी वजह से सोवियत यूनियन लीडर्स को लगता था कि जब भी कभी सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होगा, तो सबसे पहले कौन लोग भागेंगे, यही लोग भागेंगे। लेकिन हुआ क्या, जस्ट इसका उल्टा हुआ। अब इस ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। और वैसे भी अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर टाइप का डेवलपमेंट देखें, तो वो भी डेवलपमेंट क्या था, लगभग ना के बराबर था। लेकिन इन दोनों डेवलपमेंट के ना होने के बावजूद भी इनको कॉस्ट क्या कर रहे थे, हाई पे करना पड़ता था। जो भी रिसोर्सेज था, ये निकाल के ले जाते थे और अपने आप उसको जो भी बेच कर, सेल करके या यूज कर करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते। और यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये बाकी डेवलपमेंट है, वो सब क्या रह गया, ठीक है ना। और जब इस तरीके की चीजों को लोगों ने देखा, वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल ने देखा, इनको लगा था स्टार्टिंग में कि भाई हम तो यूएसएसआर के नजदीक है, तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा, हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इन्होंने देखा कि भाई हम तो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं सबसे। तो ये लोग भी क्या करने लगे, मांग करने लगे अपनी स्वतंत्रता की, और अपना जो यूरोपियन कंट्री या फिर वेस्ट के साथ जो है, अपने रिलेशन को अच्छा बनाने का प्रयास करने की बात करने लगे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो पॉइंट देखो, गोरबाचेव इनएबिलिटी, ठीक है। जो गोरबाचेव था, देखो ये क्या होता था, या तो बहुत ज्यादा फास्ट होता था, या फिर बहुत ज्यादा क्या होता था, स्लो होता था।
फास्ट और स्लो का क्या मतलब है? एक तो देखो ये क्या होता था, जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लाता था, ठीक है, या फिर रिफॉर्म्स के नाम क्या होता था, बिल्कुल ना के बराबर, एकदम धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहा था, ठीक है। लोग कभी भी इसकी जो पॉलिसीज होती थी ना उसको समझ ही नहीं पाते थे, इतनी जल्दी जल्दी ये क्या करता था, बदलता रहता था, ठीक है ना। इस वजह से इसे हमने फास्ट और स्लो कहा। कभी कभी बहुत तेजी तेजी से जल्दी जल्दी रिफॉर्म्स लाए, एक रिफॉर्म्स लाया, दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया, ठीक है, और लोग उन रिफॉर्म्स को समझ ही ना पाए। दूसरा क्या होता था कि या तो इतना स्लो हो जाता था कि एक पॉलिसी के आने के बाद जब तक दूसरी पॉलिसी आई तब तक लोग उस पॉलिसी से क्या हो जाते थे, बहुत ज्यादा तंग हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो देखा जाए तो ये क्या थी, गोरबाचेव की एक इनएबिलिटी थी। कभी भी ये जो है अपनी पॉलिसीज को कभी भी अपनी पॉलिसी को वाज नॉट एबल टू डिफेंड डिफेंड हिज पॉलिसीज, ठीक है। कभी भी जो वो पॉलिसी बनाता था, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मान लो कि कोई पॉलिसी बना दी उसने, ठीक है, अब जैसे ही लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं हम तो इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये उसको बचा नहीं पाता था, उस पॉलिसी को कभी भी डिफेंड नहीं कर पाता था। अगर लोगों ने कह दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे तो वो मान जाता था कि ठीक है भाई मत मानो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो गोरबाचेव क्या था, अनेबल था वो इस पे रूल करने के, ठीक है। वो बहुत ज्यादा फास्ट होता था अपनी पॉलिसीज को लेकर, या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता था। कभी भी जो वो पॉलिसी बनाता था उसको कभी भी वो डिफेंड करने में सक्षम नहीं था, ठीक है। कभी भी वो उसको बचा नहीं पाता था अपनी पॉलिसीज को, है ना। जब भी उसका थोड़ा बहुत भी विरोध करते थे लोग, उसके अपोजिट जाते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे, तो वो उनको मान लिया करता था उस पॉलिसीज के बारे में, ठीक है। इस प्रकार देखो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो वीडियो देख नहीं रहे हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे वीडियो देखते हैं और फिर देखने के बाद मोबाइल बंद करके रख देते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बोर्ड ऑफ एग्जाम के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के पूछ लिया गया है, ठीक है। अगर मान लो कभी अगर पूछ लेता है कि कैसे जो रिस्पॉन्सिबल रहा है मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में, तो भी आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे अलग नहीं है, यही सारे पॉइंट्स ही आएंगे, ये तो आएगा ही आएगा और साथ में वो भी सारे पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो।